हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जिसको आप लाइन एंड एंगल्स बोलते हैं। इस चैप्टर में, क्योंकि ज्योमेट्री चैप्टर है, ज्योमेट्री वैसे भी मैथमेटिक्स की इजीएस्ट ब्रांच होती है बेटा, क्योंकि ज्योमेट्री फिगर से रिलेटेड मैथमेटिक्स है। अगर आप फिगर को रिलेट कर पाते हैं तो ज्योमेट्री बहुत इजी है। लोग बोलते हैं ज्योमेट्री बड़ी मुश्किल है। ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है, ज्योमेट्री का सीधा रिलेशन फिगर से है। अगर आप फिगर समझ पा रहे हैं तो ज्योमेट्री आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे पहला जो पार्ट है दिखाई दे रहा है वो है लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट क्या होती है? देखो, लाइन सेगमेंट की जो डेफिनेशन है उसको अगर आप पढ़ें तो बोल रहा है अ पार्ट और अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। देखो एक मिनट, ये होती है लाइन। अगर आप ज्योमेट्री में लाइन समझते हो तो ऐसी टाइप की एक लाइन होती है। इस लाइन के ये देखो दो एंडों को पकड़ दे, अगर ये एक एंड ये पकड़ा, एक एंड ये पकड़ा, इसको अलग कर दे। ये क्या है बेटा? ये है लाइन। हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की। इसमें क्या हो गया? दो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये क्या बन गई? लाइन सेगमेंट। आपको समझ में आया कुछ? लाइन सेगमेंट। आप इसमें डिफरेंस देखिए, सामने आमने सामने है। ये लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट है बेटा। एक लाइन के पार्ट को इसमें जिसमें दो एंड पॉइंट हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? आप लाइन सेगमेंट। बात समझ में आ रही है? ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है। एक लाइन का पार्ट, इस लाइन से कोई भी पार्ट उठा दो आप, वो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। अगर इसमें दो एंड पॉइंट है, देखो एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। इसका मतलब इसको आप बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि लाइन सेगमेंट की एक फिक्स मेजरमेंट होती है। जो लाइन होती है उसकी कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होती। इसको आप इधर भी और इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नॉर्मली लाइन सेगमेंट जब बात करता है, जैसे ए बी है, तो ये ऐसा कर दे तो ये लाइन सेगमेंट है। समझ में आ रहा है? ऐसा कर दे तो लाइन सेगमेंट है। अगर इसी ए बी में ऐसा लिख दे तो ये लाइन है, अगर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है तो। और अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए, लाइन सेगमेंट को और लाइन को हमेशा, जैसे ए बी है तो ऐसे नहीं लिखते हम। जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस ऊपर से ऐसे ए और बी नहीं लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये ऐसा ए बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट है। ये अगर ए बी लिखा है तो लाइन को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं लाइन बनी है और उसमें अगर ए बी लिखा है तो उसमें भी ये लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप ए बी लिखोगे तो वो भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? लाइन को और लाइन सेगमेंट को आप सेम पैटर्न पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ए बी। ए से बी तक की डिस्टेंस को लाइन की डिस्टेंस बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है रे। रे क्या होता है बेटा? एक ऐसी लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट तो है, किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ये तो पता होता है, लेकिन कहां एंड होगा उसका पता नहीं होता है। ऐसे टाइप की कोई भी हो उसको क्या बोलते हैं आप? रे बोलते हैं। ये क्या है? रे। माना इसको ए बी बोला जाए तो इसका मतलब, या जब आप रे को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसा अगर करते हैं तो इसका मतलब रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। ये कहां खत्म होगी उसका पता नहीं है। इसको और आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसका मतलब रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। ऐसे टाइप का फिगर हमारे मैथमेटिक्स में रे बोली जाती है। आपको बेटा डायग्राम और फिगर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रे बोलते हैं। समझ में आया? इसको रे बोलते हैं। इससे पहले आपने लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में सीखा था। और इसके बाद अगला आता है एंगल। देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। When two rays originate from same end point, the angle is formed. आप ध्यान से समझिएगा अपने। देखो एक पॉइंट ये है, यहां से एक रे की बात कर रहा है। रे ऐसी होती है ना जिसका एक एंड पॉइंट होता है, इसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको रे बोलते हैं। एक रे ये आ गई, एक रे ये आ गई है, ये भी रे है, इसको भी आप रे बोलते हो, इसको भी आप रे बोलते हो। ये दोनों रेज एक ही पॉइंट ए से ओरिजिनेट हो रही है। ए पॉइंट से ये वाली रे भी जा रही है, ए पॉइंट से ये वाली रे भी जा रही है। ये देखो, इसको कुछ भी नेम लिख दो आप। माना इसको कोई बोले बी लिख देते हैं, इसको कोई बोले सी लिख देते हैं। तो अब आप ध्यान से देखना, इसमें ये टू रेज, ये वाली रेज और ये वाली रेज इसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। जब सेम एंड पॉइंट से जब रेज ओरिजिनेट होते हैं तो एक ऐसा टाइप का फिगर बनता है। और ऐसे टाइप के फिगर को आप क्या बोलते हो बेटा? एंगल बोलते हो। ये क्या है बेटा? ये एक एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है? इधर एंगल बन रहा है, इधर एंगल बन रहा है, तो एंगल बना रहे हैं। टू रेज जब भी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो एक एंगल बनाती है।
ये जो एंगल बनाने वाली ये जो आर्म्स होती हैं, इनको बोलते हैं आप आर्म से। इन आर्म्स को हम रे बोलते हैं। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, इनको हम रे बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट पर ये मिलती है दोनों रेज, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स बोलते हैं। जो ए पॉइंट है हमारा वर्टेक्स है। और कभी भी एंगल को जो है 3 अल्फाबेट लेटर के हेल्प से आप डिनोट करते हैं। एंगल को 3 अल्फाबेट लेटर से डिनोट करेंगे। जहां पर ये बनेगा एंगल, ये क्योंकि एंगल बन रहा है यहां पर ये, तो इसका इस वाले पॉइंट को आप क्या बोलोगे बेटा? इसको आप सिंगल अल्फाबेट लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी अकेला एंगल बन रहा है और कोई एंगल नहीं बन रहा है। ए पॉइंट पर इस वाले एंगल के अलावा या इस एंगल के अलावा कोई और एंगल नहीं बन रहा है, इसका इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं। और जब भी जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको आप मिडिल में डालते हैं और 3 अल्फाबेट लेटर की हेल्प से उसको नेम दिया जाता है। जैसे एंगल सी ए बी बोल सकते हैं। और कोई बोले हम इसको BAC बोलते हैं, तब भी चलेगा। एंगल BAC, जिस पॉइंट पर आपका एंगल बनेगा ना, वो पॉइंट मिडिल में आएगा। ये बात का ध्यान रखना आपको। ए पॉइंट पर एंगल बन रहा है तो ए मिडिल में आएगा, ए मिडिल में आएगा। ए को आप सिंगल अल्फाबेट से भी कर सकते हैं, क्योंकि अकेला एंगल बन रहा है, यहां पर कोई और एंगल नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है आपको? एंगल की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। आपको पहले समझ लेना है चीज कि एंगल बनाने के लिए 2 रेज की जरूरत पड़ेगी, और वो दोनों रेज का ओरिजिनेट पॉइंट एक ही होगा। इसी पॉइंट पर वो एंगल बनाएंगे। और इसको, इस एंगल को अगर वहां अकेला एंगल बन रहा है, आप सिंगल अल्फाबेट से भी आप नेम दे सकते हैं। अगर वहां पर 2 और 2 से ज्यादा एंगल बन रहे हैं उस पॉइंट पर, तो ऐसी कंडीशन में आपको नेम कुछ इस तरह से देना है। 3 अल्फाबेट लेटर की हेल्प से आप उसका नेम देंगे। समझ आ रहा है? एंगलों की बहुत सारी वैरायटी होती है। एंगल में एक्यूट एंगल आ सकता है, एंगल जो है राइट एंगल आ सकता है, एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, एंगल स्ट्रेट एंगल हो सकता है, एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है, एंगल कंप्लीट एंगल हो सकता है। तो बहुत सारी वैरायटी के एंगल हैं। सारी वैरायटी हम सीखने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। बहुत सारे टाइप के हमारे पास एंगल होते हैं। सबसे पहला एंगल जो एक्यूट एंगल होता है, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं सब। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट, देखो एक एंगल बनाया मैंने, 2 रेज की हेल्प से एंगल बना है। कुछ भी नाम लिख दो बना, कोई बोले उसको ए पॉइंट यहां लिख देते हैं, यहां बी पॉइंट लिख देते हैं, यहां सी पॉइंट लिख देते हैं, और यहां पर ये एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बना है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल, भाई इस एक्यूट एंगल का ये जो एंगल बना है एक्यूट एंगल है ये वाला। और इस एक्यूट एंगल की जो मेजरमेंट होती है, माना इसको थोड़ी देर के हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दें, कोई बोले इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 90 डिग्री होगी। मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जिस भी एंगल की मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर होती है और 90 से लेस होती है, ऐसे टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूट एंगल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? 30 डिग्री का एंगल कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। 70 डिग्री का एंगल कैसा एंगल है बेटा? एक्यूट एंगल है, क्योंकि 70 डिग्री 90 से लेस है, 0 से ग्रेटर है। जब भी एंगल की मेजरमेंट 0 से ग्रेटर होगी और 90 से लेस होगी, तो जो एंगल ऐसी कंडीशन में फॉर्म हो रहा होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। समझ आ रहा है आपको? ये जो एंगल आपके पास है ABC, वो एक्यूट एंगल है। ऐसे अगला, जब 2 रेज एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, जैसे 2 रेज हैं, एक रे AB थी माना और दूसरी BC थी, ये इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं बेटा? 90 डिग्री। जब भी इस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री आए, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं आप? राइट एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल। जब भी यहां पर बनने वाला जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका वाला एंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। समझ आया? अगला आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बनाने के लिए 2 रेज आपको कुछ इस तरह की बनानी पड़ती है। भाई एक आपका पॉइंट AB, एक BA रे थी, एक BC रे थी, ये दोनों इस पॉइंट पर एक एंगल बना रहे हैं। ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा की अगर मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री की आ रखी है और लेस देन 180 डिग्री आ रखा है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। जब भी 90 से ग्रेटर हो, 180 से स्मॉलर हो, ऐसा टाइप का जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से ग्रेटर, 180 से लेस। अगला होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 2 रे, एक रे इस तरफ जाती है, एक रे इस तरफ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। 2 रे जब अपोजिट डायरेक्शन जाती है किसी एक पॉइंट से, तो माना एक रे AB थी और दूसरी रे BC थी,
मतलब बी ए रे और बी सी रे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और ऐसी कंडीशन में ये पूरा एंगल बनता है, इस एंगल को, ये एंगल 180 डिग्री का होता है। ऐसी कंडीशन में जो थीटा होता है ना, थीटा की मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री की होती है। जब भी थीटा की मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री की होती है तो ऐसे टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सीधी लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है, या सीधी लाइन के किसी पॉइंट पर बनने वाले एंगल को भी हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगला एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एक रे ऐसी ये गई, एक रे ये गई, एक रे का नेम ए बी था आपका, मतलब बी ए रे, और दूसरा बी सी रे। ये बी ए और बी सी रे जब एंगल ये देखो, ये यहां वाला जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। जब ये एंगल यहां बनाते हैं, समझ में आ रहा है आपको, जब एंगल इधर बनेगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। आपकी बात है थीटा एंगल बन रहा है इधर, तो जब ये थीटा की वैल्यू क्या होती है ऐसे में, ग्रेटर देन 180 होती है, 180 डिग्री से ग्रेटर होती है, और लेस देन 360 डिग्री होती है। जब भी किसी एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से स्मॉलर हो, तो उस समय जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को आप जो है रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल आप समझ लो पहले, अगर एंगल यहां लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्यूट एंगल। इस एंगल के लिए एंगल ए बी सी लिखेंगे तो एक्यूट एंगल समझा जाएगा। अगर कोई बोले अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है और इसको लिख रहे हो आप एंगल ए बी सी, रॉन्ग हो जाएगा। ये एंगल ए बी सी जैसे ही बोलोगे आप, हम इस वाले एंगल को समझेंगे, ए बी सी नहीं है ये रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप बोल रहे हो, आप इस वाले को बता रहे हो, तो इसमें रिफ्लेक्स वर्ड लिखना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी ऐसे लिखा जाएगा, ये समझ में आ रहा है। इस तरह से आप वर्ड को लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। जैसे रिफ्लेक्स से बोलोगे वैसे ही हमारा ब्रेन मैसेज तुरंत दे देगा, इसका ये इस तरफ बना हुआ एंगल है जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर है, 360 से लेस है, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। समझ आई बेटा आपको बात। लास्ट आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर, माना ए पॉइंट कोई था, इस ए पॉइंट पर पूरा का पूरा एंगल अगर बना दोगे आप, ये ए पॉइंट पर अगर एक आप पूरा एंगल बना दोगे, ऐसा एंगल बन जाएगा। या एक रे ले लो, एक रे पर के किसी पॉइंट पर हम पूरा एंगल बना दें जो कि 360 डिग्री का हो जाएगा। ये इसमें जो थीटा की वैल्यू आ रखी है वो 360 डिग्री है। अगर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल। आपको बात समझ में आ रही है। आप पहले ये वैरायटी आप समझ लो, इतने टाइप के एंगल्स आपने पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। जो हम यहां सीखेंगे वो, और अभी देखते हैं कुछ और चीजें भी हम सीखेंगे। कितना समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, अगला वाला होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, ऐसे टू एंगल जिनका सम 90 डिग्री का आता हो, ऐसे टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई। इफ मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर किसी एक ही एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री आती है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। और अगर सम ऑफ टू एंगल्स, देखो दो एंगल हैं, दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। जैसे फॉर एग्जांपल, माना ये कोई एंगल था आपके पास, ये आपने बोला इसको ए बी सी नेम दे दिया, और ए कोई और एंगल बना दिया आपने जिसकी मेजरमेंट आपने कुछ इस तरह की रख ली। माना ये वाला एंगल कुछ भी लिख दिया आपने, पी क्यू आर बोल दिया, पी क्यू आर। एक बार एंगल यहां बन रहा है, एक बार एंगल यहां बन रहा है। इस वाले एंगल की मेजरमेंट माना 50 डिग्री की हो, और इस वाले एंगल की मेजरमेंट माना 40 डिग्री की हो। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसमें, अगर आप इसमें देखो तो अकेला एंगल भी बन रहा है, एंगल बी प्लस एंगल, क्योंकि एक ही बन रहा है ना, और तो बन नहीं दे रहा है, अभी सिंगल एंगल बन रहा है, प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू, एंगल बी आपके पास 50 डिग्री का था, प्लस दूसरा वाला 40 डिग्री था, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री है। मतलब ये दो एंगलों का सम कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वन अनदर। इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। समझ में आ रहा है। ये एंगल इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एंगल इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल को प्लस करने पर कितना आ रहा है बेटा, 180 डिग्री। बात आपको समझ में आ रही है। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, सॉरी बेटा, if the sum of two angles is equal to 90 degree then those angles are complementary angles। अगर दो एंगलों को प्लस करने पर उनका सम 90 डिग्री का आता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा अगला टॉपिक आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स।
टू एंगल्स हुज सम इज एग्जैक्ट 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ वन अनदर। दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री का आता हो। फॉर एग्जांपल अगर माना एक एंगल बनाया आपने, ये कुछ भी नाम लिख दिया आपने, माना बोला एबीसी, इसको बोल देते हैं। एक एंगल आपने बनाया एबीसी और एक दूसरा एंगल और बनाया आपने जो कुछ इस तरह का बना हुआ आपका, जिसको आपने पी क्यू आर बोल दिया। पी इस वाले पॉइंट क्यू और इस वाले को आर। माना इस वाले एंगल की मेजरमेंट आपकी 130 डिग्री की होती और इस वाले एंगल की मेजरमेंट माना 50 डिग्री की होती। तो ऐसी कंडीशन में एक मिनट के लिए देखते हैं, एंगल बी प्लस एंगल अगला वाला क्यू दिखाई दे रहा है। एंगल बी और एंगल क्यू को ऐड करते हैं। बी की मेजरमेंट 130 डिग्री की प्लस क्यू की मेजरमेंट 50 डिग्री की और दोनों को सॉल्व करने पर 180 डिग्री, मतलब इन दो एंगलों का सम 180 के इक्वल आ रहा है। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो ऐसे टाइप के टू एंगल्स को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने पर, अगर दो एंगल कोई भी है उनको ऐड करने पर अगर 180 डिग्री आता है एग्जैक्ट, तो इसका मतलब वो एंगल क्या बोले जाते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोले जाते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको ध्यान रहेगा ना, कोई परेशानी? मतलब अगर एग्जैक्ट कोई एक ही एंगल अगर 180 डिग्री का आ जाए तो उसको तो कंप्लीट एंगल बोलते हो आप। समझ में आ रहा है? सॉरी, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हो बेटा? अगर किसी एक ही एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री आ जाती है तो उस एंगल को क्या बोलते हो आप? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हो बेटा? स्ट्रेट एंगल। और अगर कहीं भी टू एंगलों का सम, अगर ये दो एंगलों का सम एग्जैक्ट 180 आ जाए तो ऐसे एंगलों को क्या बोलते हैं हम यहां पर? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, अगला है एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर एडजेसेंट। दो एंगल एडजेसेंट कब होते हैं? इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वो दोनों एंगलों का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक आर्म भी कॉमन होनी चाहिए और एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और जो बाकी के टू आर्म्स हैं वो उस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होने चाहिए। अब जरा इसको फिगर से समझते हैं। ये देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ इस तरह का फिगर है। आप जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए, इस वाले में अगर आप चेक करोगे, माना इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें, इसको कहीं डी बोल दें आप। इसमें ये आप ध्यान से देखिएगा, इसकी जो ये वाली आर्म है ना बेटा, ये कॉमन आर्म है। ये इस एंगल को बनाने में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो ये वाला एंगल जो बन रहा है और ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये दो एंगल बन रहे हैं ना, इस वाले एंगल को फॉर्म करने में और इस वाले एंगल को भी फॉर्म करने में इस आर्म की जरूरत है। बिना इस आर्म के ये एंगल और ये एंगल नहीं बन सकते हैं। इसका ना ये आर्म इसकी क्या है बेटा? कॉमन आर्म है। और ये वर्टेक्स इसका क्या है बेटा? कॉमन वर्टेक्स है। देखो इस वाले एंगल को ये वाला एंगल भी इसी वर्टेक्स पर बन रहा है और ये वाला एंगल भी इसी वर्टेक्स पर बन रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, इसमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और जो रिमेनिंग टू आर्म्स है ना वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। एक इधर एक इधर, मतलब एक राइट तो दूसरा लेफ्ट। आप बात समझ रहे हो ना? जब भी मतलब एंगल किसी कॉमन आर्म के राइट और लेफ्ट बनते हो और उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होता हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो एक ही वर्टेक्स पर बने होने चाहिए, अलग अलग नहीं बने होने चाहिए। जैसे अभी इससे पहले जैसे आपने जो एंगल पढ़े थे सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री, वो एक वर्टेक्स पर नहीं बन रहे थे, अलग अलग बन रहे थे। अगर अलग अलग वर्टेक्स पे बन रहे हैं तो वो जो है, जैसे ये एंगल और ये एंगल अलग अलग जगह बना देते आप तो, और इनका जो सम अगर 90 आता तो ये क्या हो जाता बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाता। और ये एंगल अलग अलग बना होता और इनका सम 180 आता तो क्या हो जाता? सप्लीमेंट्री हो जाता। लेकिन यहां पर ये एंगल एक ही जगह पर बन रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है, इस कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। अपोजिट, ये समझते हो ना? ये कॉमन आर्म है, इस वाले के एक इधर बन रहा है राइट तो दूसरा लेफ्ट बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। कॉमन आर्म के अपोजिट बन रहे हैं, वर्टेक्स उनका उन एंगलों का कॉमन है। ऐसे टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल। आपको समझ लेना है, एडजेसेंट एंगल ये है। ऐसे अगर कोई बोले हम ऐसा बना लेते हैं, ये देखो ये वाला अगर ऐसा कहीं बना दिया जाए, कोई बोले इसको मैं PQR बना देता हूं, PQR, और इस वाले को S नेम दे देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में जो ये वाला एंगल बन रहा है और जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये देखो ये दोनों के दोनों एंगल इस कॉमन आर्म पर ही बन रहे हैं। मतलब इस एंगल को बनाने के लिए भी इस आर्म की जरूरत पड़ रही है, इस एंगल को बनाने के लिए भी इस आर्म की जरूरत पड़ रही है, और ये दोनों एंगल एक ही कॉमन वर्टेक्स पर भी बने हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे का क्या है बेटा? एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट। अब आप समझ पाए? ये जैसे इसमें
एंगल इस वाले में देखा जाए, अब इसमें बी नहीं लिख सकते बेटा। अभी देखो एक ही बी पॉइंट पर आपके कितने एंगल बन रहे हैं, देखो ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है, ये वाला एंगल भी बन रहा है। तो जब एक, दो या दो से ज्यादा एंगल किसी पॉइंट पे बन जाते हैं तो उसको फिर सिंगल अल्फाबेट लेटर से नाम नहीं लिखा जाता, फिर 3 अल्फाबेट लेटर से देंगे और इसको बीच में रखना पड़ेगा। ये देखो क्या नेम है इसका, ये एंगल ए बी डी एंड एंगल दूसरे का नाम डी बी सी लिख सकते हैं, सी बी डी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। एंगल डी बी सी, मतलब ये बीच में आना चाहिए, बीच में है ना, देखो इसका मतलब आप इसको डी बी सी भी लिख सकते थे, इसको आप सी बी डी भी लिख सकते हो। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स। आपको समझ में आई बात? ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये कॉमन आर्म के अपोजिट बन रहे हैं और इनका वर्टेक्स कॉमन है। ऐसे इसमें भी देखो एंगल पी क्यू एस एंड एंगल, देखो ये पी क्यू एस है, मैंने क्यू मिडिल में डाल दिया। ऐसे इस वाले को एस क्यू आर भी लिख सकते हैं, एंगल एस क्यू आर एडजेसेंट एंगल्स। आपको बात समझ में आ रही है? जब भी एंगल किसी कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हो, देखो दो एंगल कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं और उनका जो वर्टेक्स, दोनों एंगलों का जो वर्टेक्स है वो अगर कॉमन है और ये वाली आर्म अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ऐसे टाइप के जो एंगल्स होंगे उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। आपको बात ध्यान रहेगी बेटा, एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या लीनियर पेयर एंगल इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। If the non-common arms of the adjacent angle की non-common arm अगर straight angle बना दे, एक straight line बना दे, तो ऐसे टाइप का उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पेयर। ऐसे टाइप के जो एंगल्स बनते हैं उनको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंगल आपका ये था, एक आपके पास इस तरह का एंगल बन रहा था, कुछ भी नाम आपने लिख दिया, माना आप बोले इसको ए नेम देते हैं, इसको बी नेम दे देते हैं, इसको सी नेम दे देते हैं। एक एबीसी एंगल है। ये जो कॉमन आर्म है ना, ये इस कॉमन आर्म के अपोजिट एक रे आ रही है, एक दूसरी रे होगी तो इसके अपोजिट आएगी। और वो दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो नॉन कॉमन होती है। वो नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन बना दें, जैसे ऐसे टाइप की एक यहां बना दिया इसने, आप समझ रहे हो ना, ये इस तरह से बना दिया और एक एंगल आपका ये बन रहा है इधर और एक एंगल बन रहा है इधर। ये देखो ये वाली तो कॉमन आर्म है आपकी, ये आर्म आपकी कॉमन आर्म है। इस कॉमन आर्म के अपोजिट एक आर्म आ रही है, एक आर्म आ रही है, इसका ये नॉन कॉमन है। अगर नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना दे, नॉन कॉमन आर्म्स अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ऐसे टाइप के एंगल्स को आप लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। बात आपको समझ में आ रही है? If non-common arms form a straight line in an adjacent angle, adjacent है ना, adjacent जानते हो ना, कॉमन आर्म के एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, ये और वर्टेक्स भी कॉमन है इसका ही, तो इसका वर्टेक्स भी कॉमन है, आर्म भी कॉमन है और कॉमन आर्म के नॉन कॉमन आर्म से है अपोजिट साइड में है, तो ऐसे टाइप के उनको तो एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन जब भी एडजेसेंट एंगल की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती हो तो उसको उस टाइप के एडजेसेंट एंगल को आप क्या बोलते हो बेटा? लीनियर पेयर एंगल। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है तो इसका इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? इसमें 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें अगर देखें एंगल आपके पास, इसको कुछ भी बोल दो बेटा, डी बोल दो, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी आर आपके पास लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये पेयर एंगल्स, और द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंड अगर ये लीनियर पेयर है तो एंगल ए बी सी और उसको एंगल डी बी सी को ऐड करने पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बेटा? 180 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। समझ में आ रहा? पेयर का मतलब समझते हो ना, दो एंगल बनने चाहिए एक ही पॉइंट पर। जब दो एंगल बनते हैं तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बोली जाती है। अगर इसी पॉइंट पर और बहुत सारे एंगल बन जाते तब यहां पर स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगने लगती। समझ आ रही है आपको मेरी बात? समझ आ रही है ना बेटा? आप समझ रहे हो ना? बताओ ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल है बेटा? लीनियर पेयर एंगल है।
अब इस क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है तो इसका सीधी लाइन पर बनते हैं, और जब भी लीनियर पेयर एंगल बनते हैं उन एंगलों का जो सम आता है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर देंगे तो इनका जो सम आएगा हमेशा 180 डिग्री आएगा। अगर सम 180 आ रहा है तो लीनियर पेयर एंगल है, अगर 100 लीनियर पेयर एंगल है तो सम 180 आएगा, दोनों तरफ से चलेगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन आपकी थी ये और एक स्ट्रेट लाइन आपकी थी ये, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस ने एक स्ट्रेट लाइन का नेम ए बी होता माना, ए बी, और दूसरी स्ट्रेट लाइन का नेम सी डी होता माना। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जब ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। एक ये है इसका अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक पेयर तो ये बनेगा और एक पेयर और बनेगा। एक पेयर ये वाला भी बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी का पेयर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, और इसमें टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। एक ये और ये बन रहा है, एक ये और ये बन रहा है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसी कंडीशन में इक्वल होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। इस एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। देखो ऐसे जो एंगल बन रहे हैं उनको अगर आप देखोगे एक ही पॉइंट पर बनने वाले स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट पर बनने वाले वो एंगल जिसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, देखो लेकिन वर्टेक्स कॉमन है, एक ही कॉमन वर्टेक्स पर बनते हैं लेकिन नॉन कॉमन आर्म से बनते हैं। देखो ये आर्म और ये आर्म इस एंगल को बना रही है, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म इस एंगल को बना रही है, एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं लेकिन आर्म कोई भी कॉमन नहीं है। जब नॉन कॉमन आर्म से किसी एक ही पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से एंगल फॉर्म होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपकी आई बहुत अच्छी चलनी चाहिए बेटा। आप देखो मेरे फिंगर और आई दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल का नेम लिखना तो हमें आ ही गया, इसे हम समझ गए अगर तो हम कर लेंगे। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। समझ आ रहा है आपको? इसका मतलब जब एक पॉइंट पर टू और टू से ज्यादा एंगल बनते हैं तब एंगल का नेम कैसे देते हैं बेटा? 3 अल्फाबेट लेटर की हेल्प से देते हैं। देखो इस वाले एंगल का नेम क्या होगा बेटा? इसका नेम अगर आप देखोगे BOC आ रहा है। इस वाले एंगल का अगर नेम की बात करूंगा AOD आ रहा है। ये एंगल आपके पास AOD इज इक्वल टू एंगल आपके पास BOC। क्यों इक्वल होंगे बेटा ये? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं बेटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। मतलब एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे अगर आप दूसरा देखोगे, अगला वाला अगर पेयर आप चेक करना शुरू करोगे, अगले वाले का नाम AOC लग रहा है, एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल, देखो AOC, ये एंगल इसी वाले एंगल के इक्वल होगा। इसका नेम क्या है? BOD, एंगल BOD। ये भी कैसे है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ रहा है आपको? अब क्लियर हुआ आपको? वर्टिकली अपोजिट एंगल टू स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से बनते हैं। दो सीधी लाइनें होंगी ना, जब किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल बन रहा होगा उनका पेयर है। ये और ये नॉन कॉमन आर्म है। ये एंगल और ये एंगल क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस? दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है। अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देते हैं तो ये ऐसे टाइप की लाइन को क्या बोलते हैं आप? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट वन अनदर एट अ पॉइंट, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देते हो, कुछ भी बोल दो, माना कोई बोले एक लाइन XY थी, एक लाइन PQ थी, इस XY लाइन ने और इस PQ लाइन ने एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। ये देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर टू लाइंस किसी
एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती है, ऐसे टाइप की लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब इसमें एक्स वाई एंड पी क्यू आर इंटरसेक्टिंग लाइन, एक्स वाई एंड पी क्यू आर intersecting lines, intersect each other at O. Intersect each other at O. ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है आपको? ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ऐसे ही दूसरा बोल रहा है नॉन इंटरसेक्टिंग, या जिनको पैरेलल भी बोलते हैं आप। इसका मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइनों को अगर आप एक्सटेंड कर दो ना अप टू इंफिनिटी, तब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका और बढ़िया एग्जांपल, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती ना, ये कांस्टेंट आती है, मतलब इक्वल होती है। अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, माना कोई लाइन एक एक्स वाई लाइन है, एक पी क्यू लाइन है, और अगर ये इसमें कुछ भी बोल दो आप, ये ए बी पॉइंट होता, ये सी डी होता, अगर इस एक्स वाई लाइन और पी क्यू लाइन में अगर ए बी की डिस्टेंस और सी डी की डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाए, तो ये लाइनें कैसी हो जाएंगी बेटा? पैरेलल हो जाएंगी। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स आर सेम, अगर उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट पॉइंटों पर सेम आती है, तो ऐसे टाइप की जो लाइनें होती हैं वो क्या होती है बेटा? पैरेलल लाइंस होती हैं। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब, एक्स वाई पैरेलल का एक सिंबल होता है बेटा, अगर ऐसा करते तो इसका मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल का सिंबल है एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है। क्यों है भैया? बिकॉज देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एट डिफरेंट पॉइंट्स आर सेम। इसका क्योंकि ए बी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डिफरेंट पॉइंटों पर सेम आती है, तो लाइंस क्या होती है बेटा? पैरेलल, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक्सटेंड करने पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बात समझ में आ रही है? तो क्लियर आपको ये? आगे बढ़ते देखते हैं बेटा। अगला टॉपिक आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जब बहुत सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर देते हैं, जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और भी पॉइंट हो, माना ई पॉइंट हो, ये सो मेनी पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन। अगर ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर देते हैं, माना कोई इसको, इस लाइन को, लाइन का नेम एल बोल दे, और if all the points A, B, C, D all are lie on the same line L, इसमें आपका क्या हो रहा है? पॉइंट A, B, C, D and E lie on the same line L। जब जो है ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाते हैं, तो ऐसे टाइप के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना? पॉइंट ए बी सी डी ऑल आर लाई ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, आप समझ में आया आपको? मतलब अगर पॉइंट एक ही लाइन में, सेम लाइन के ऊपर लाई कर जाए, देखो आपके एक ही लाइन है एल, इसी लाइन पर बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे बेटा? कोलिनियर होंगे। क्या होंगे बेटा? कोलिनियर। ऐसे अगला बोल रहा है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एक लाइन थी आपके पास एल, इस लाइन में एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट आपके पास बी आया, एक कहीं पॉइंट सी आपका इधर आ गया, कोई पॉइंट है डी यहां आ गया, ई पॉइंट आपका इधर आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट जब लाइन के ऊपर लाई न करें, जैसे सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट आर नॉट लाई ऑन द लाइन एल। अगर सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट कैसे पॉइंट हो जाएंगे बेटा?
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे हो जाएंगे बेटा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये देखो पॉइंट्स C, D and E are not lie on line L। Therefore ऐसी कंडीशन में जो पॉइंट होंगे C, D and E are नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स समझ आई आपको मेरी बात? जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, जो सेम लाइन के ऊपर लाई कर जाते हैं उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ये क्लियर होगी एकदम बात? आगे बढ़े। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Those angles which are formed same side of the transversal and same side of the lines are called corresponding angles। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी ये है, ये टू लाइंस हैं। एक लाइन आपको L बोल दो आप, एक लाइन आपकी M है। इस L और M लाइन को एक लाइन आपकी N है जो इंटरसेक्ट कर रही है। ये N जो लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जो टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। पहले तो समझ लो पहले ट्रांसवर्सल होती क्या है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर देती है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी क्या बोल रहा है? दोज एंगल विच आर फॉर्म सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ द लाइंस। ये देखो जो एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। अब देखो जरा इसमें अगर मैं एंगल को नंबर मार्क कर दूं, ये 1 नंबर का एंगल है, ये नंबर 2 है, ये नंबर का 3 नंबर का एंगल बन रहा है, ये 4 नंबर का एंगल बन रहा है। आप मैंने नंबर मार्क कर रखा, देख करके करना। ये एंगल नंबर 5 हो गया माना, ये एंगल नंबर 6 होता, ये एंगल नंबर 7 होता, ये एंगल नंबर 8 होता। तो ऐसी कंडीशन में एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा है कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जैसे अगर आप देखो एंगल 1 एंड एंगल 1, देखो ये 1 है और ये 5 है। ये देखो ये 1 एंगल और ये 5 एंगल जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड बन रहा है, इसका राइट साइड बन रहा है। जो एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनते हैं और लाइनों के भी सेम साइड बनते हैं। ये जो एंगल नंबर 1 है लाइन के ऊपर बन रहा है, लाइन के ऊपर बन रहा है, और ये एंगल नंबर 5 भी लाइन के ऊपर बन रहा है। इसका 5 और 1 एंगल ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड बन रहा है, लाइन के भी सेम साइड बन रहा है। तो ये कैसे एंगल बेटा? ये दोनों एंगल कैसे हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 एंड एंगल, देखो आपको 5 दिख रहा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे देखो एंगल 2 देखो, ये ट्रांसवर्सल जो दिख रहा है उसके राइट साइड दिख रहा है, और एंगल 6 ये भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड दिख रहा है, और ये एंगल नंबर 2 लाइन के नीचे की तरफ दिख रहा है, और एंगल नंबर 6 भी लाइन के नीचे की तरफ दिख रहा है। मतलब ये भी लाइन के भी सेम साइड है, नीचे की साइड है, और ट्रांसवर्सल के भी राइट साइड में है। जो एंगल लाइन के भी सेम साइड और ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड होते हैं उनको क्या बोलते हो आप? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब 2 एंगल और 6 एंगल भी कैसे हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखते हैं एंगल 4 और एंगल 8 को चेक करो जरा। एंगल 4 एंड एंगल 8 कैसे एंगल बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे है बेटा? करस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल 4 एंगल और 8 एंगल ये जो ट्रांसवर्सल है इसके लेफ्ट साइड को बन रहे हैं, सेम साइड है ना दोनों। ये भी लेफ्ट बन रहा है 4 एंगल भी, 8 एंगल भी लेफ्ट साइड बन रहा है, और ये 4 एंगल भी लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये 8 एंगल भी लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है। जो लाइन के भी सेम साइड हो और ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड हो उनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसका 4 एंगल और 8 एंगल भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे 3 और 7 भी देखो, 3 एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बन रहा है, 7 एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बन रहा है। इसका मतलब दोनों 3 और 7 दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बन रहे हैं, और लाइनों के नीचे की तरफ बन रहे हैं। इस लाइन के नीचे की तरफ ये भी बन रहा है, इस लाइन के नीचे की तरफ ये भी बन रहा है। लाइन के भी सेम साइड है। जो एंगल लाइन के भी सेम साइड और ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एंगल 3 और एंगल 7 भी कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने केवल आपको समझाना चाहा कि क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल।
अब ये कब इक्वल होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है भाई। जब लाइनें आप अगर मैं आपसे बोल दूं ये लाइन जो आपके पास एल दिखाई दे रही है, अगर किसी केस में माना कुछ भी नाम लिख देना, आप इसको ए बी बोल दो ना, इसकी ए बी लाइन और एक लाइन और थी हमारे पास जिसका नेम मैंने सी डी बोल दिया। ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इफ अगर हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती, इसमें नहीं था, इसमें नॉन पैरेलल है, ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी। ये देखो यहां मैं लिख देता हूं, इफ ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी या ए बी नहीं है उसमें एल है, उस वाले में जो लाइन का नेम है एल है, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, अगर एल एम के पैरेलल ना हो, जैसे इसमें एल और एम पैरेलल नहीं थे तो कंडीशन ये, ऐसा नहीं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बन रहे, करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल कुछ कंडीशनों में इक्वल हो जाते हैं जब भी लाइनें पैरेलल होती है। जैसे एल लाइन और ए बी लाइन और सी डी लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उसको एक ट्रांसवर्सल अगर आकर के कट कर रही हो, कोई लाइन आपके पास ट्रांसवर्सल है, माना आपने इसको एन ही बोल दिया, फिर से एन एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट कर रही है, कट करेगी तो फिर से देखो आपका एंगल 1 बन रहा है, यहां पर आप देखो एंगल नंबर 2 बन रहा है, यहां एंगल नंबर 3 बना, यहां एंगल नंबर 4 बना। आपने एंगल को नंबर आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, इसको एंगल 5 बोल दिया आपने, इसको एंगल नंबर 6 बोल दिया, इसको एंगल नंबर 7 बता दिया, ये वाला एंगल नंबर 8 आपने बोल दिया। ये मैंने बोल रहा हूं, इफ AB is parallel to CD then their corresponding angles are equal। ऐसी कंडीशन में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अगेन ये 1 और 5 है करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है करस्पॉन्डिंग है भी, लेकिन इक्वल होंगे। ये लिख भी देता हूं, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको ये ध्यान रखना है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे जब लाइनें पैरेलल होंगी। ऐसे देखो इसका एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होना चाहिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आना चाहिए, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद देखो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल आएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल नंबर 8, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे देखो 3 और 7 भी इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप समझ में आ रहा है आपको, मतलब अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका उल्टा भी तो होता होगा, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कभी हम ये प्रूव करके दिखा रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, अगर मेरा एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल आ जाए तो लाइनें भी क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दोनों तरफ से आपके नियम चलेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, आपको पहले ये बात क्लियर हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग ब्रेन में अपने फीड कर लो बेटा, करस्पॉन्डिंग वर्ड आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनते हो, ट्रांसवर्सल है ना, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड का मतलब या तो राइट साइड बनने चाहिए या तो लेफ्ट साइड बनने चाहिए, और लाइन के भी सेम साइड बनना चाहिए। अगर ये लाइन के ऊपर बन रहा है तो दूसरा एंगल भी लाइन के ऊपर बनना चाहिए, अगर ये लाइन के नीचे बन रहा है तो अगला एंगल भी लाइन के नीचे बनना चाहिए। समझ में आई आपको मेरी बात, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड बनते हैं और लाइंस के भी सेम साइड बनते हैं। समझ में आ रहा है, और जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, तभी इक्वल आएंगे जब लाइनें पैरेलल होंगी, जब दो पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी। If two parallel lines are intersected by the transversal, then their corresponding angles are equal. Otherwise, their corresponding angles are not equal. Equal नहीं होंगे लेकिन corresponding होंगे, एक दूसरे के corresponding होंगे वो एंगल, लेकिन equal नहीं होंगे। आपको बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं alternate angles. Angles which forms opposite side of the transversal. जो एंगल ट्रांसवर्सल के तो opposite side बनते हैं, आइदर इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ टू गिवन लाइन। जो गिवन लाइंस होती हैं जिनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, उसके या तो अंदर की तरफ बनते हैं या बाहर की तरफ बनते हैं, और ऐसे टाइप के एंगल्स को आप ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक बार समझाता हूं आपको। जैसे इफ दीज आर द टू लाइंस, एक लाइन ये है और एक लाइन आपके पास ये है। मैं अभी पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं, दो लाइनें हैं, उन दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जो टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। माना थोड़ी देर के इसको एल लाइन बोल दें, इसको एम लाइन बोल दें, इसको एन लाइन बोल दें। तो इस केस में ये
एल लाइन और एम लाइन को ये एन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो होगी ट्रांसवर्सल। समझ में आया आपको? इसको तो बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है और वहां पर एंगल फॉर्म कर रही है। जैसे थोड़ी देर के लिए माना इसको एंगल नंबर 1 डाल दो, इसको एंगल नंबर 2 डाल दे, इसको एंगल 3 डाल दे, इसको एंगल नंबर 4 डाल दिया जाए, ये वाला 5 हो बना, ये वाला 6 होता। इनको नंबरिंग मार्क कर दी मैंने, इसको 7 मार्क कर दिया, इसको 8 मार्क कर दिया, मैंने नंबर मार्क कर दिया। अब आप देखोगे इसमें ऑल्टरनेट एंगल क्या 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 होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? दोज एंगल विच आर फॉर्म्ड अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट बन रहा है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट बनेगा, अपोजिट बनेगा। ये ट्रांसवर्सल है, जहां बन रहा है किधर बनेगा, और ये ऐसे बनने वाले कितने एंगल है बेटा? ये अब क्या बनेगा? वो एक एंगल यहां बनेगा तो दूसरा दूसरी लाइन के साथ बनेगा। और उसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो दोनों एंगल आइदर इंटीरियर होने चाहिए या एक्सटीरियर होने चाहिए। जैसे ये इंटीरियर है तो अगला वाला जो एंगल होगा वो इंटीरियर वाला होगा, इसका ये और ये अल्टरनेट एंगल है। आप ध्यान से देखो, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स। अभी इक्वल की बात नहीं हो रही है, अभी अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं? एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट, ये इंटीरियर बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स उसको नाम बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपको ये देखा जाए, टू एंगल को देखूं मैं, टू एंगल ये देखो राइट हैंड साइड की तरफ बन रहा है और 8 एंगल लेफ्ट साइड बन रहा है, और 2 एंगल लाइन के अंदर की तरफ बन रहा है, तो ये भी लाइन के अंदर ही बन रहा है। या तो इंटीरियर बनना चाहिए या तो एक्सटीरियर बनना चाहिए। तो इसका नाम 2 एंगल और 8 एंगल भी, एंगल 2 एंड एंगल 8 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर देखें, अगर 4 एंगल की बात करें, कोई बोले एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 4, देखो एंगल 4 लाइन के बाहर की तरफ बन रहा है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट बन रहा है। अब दूसरा वाला ट्रांसवर्सल के राइट बनना चाहिए और लाइन के बाहर बनना चाहिए। ये ट्रांसवर्सल के राइट बनेगा, लाइन के बाहर, लाइन के नीचे की तरफ बन रहा होगा, बाहर की तरफ। तो इसका नाम ये 6 एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 6 अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहे हैं ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऐसे एंगल 1 एंड एंगल 1 के साथ आप देखोगे 7, 1 का अल्टरनेट एंगल 7 है, 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। आपको समझ में आ गया? पहले आप अल्टरनेट समझ आया आपको? अल्टरनेट का मतलब जो दो एंगल्स विच आर फॉर्म अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के तो अपोजिट बन रहे हैं, लेकिन लाइनों के या तो अंदर की तरफ बनने चाहिए या लाइन के बाहर की तरफ बनना चाहिए, या तो लाइन के बाहर बनने चाहिए या तो लाइन के अंदर बनने चाहिए। तो ऐसे एंगल्स को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अल्टरनेट एंगल हर बार इक्वल हो। कब इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल? जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो। मैंने अभी ये नॉन पैरेलल थी, लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M था, केस नंबर 1 है। अगर इसी को अगर आप बोलो तो इसको केस नंबर 1 भी बोल सकते हैं, केस नंबर फर्स्ट, जब लाइन L लाइन M के पैरेलल नहीं है। अगर हम दूसरे केस की बात करें, कुछ एक ऐसा केस हो जिसमें केस नंबर 2, जब लाइन L लाइन M के पैरेलल हो, इफ लाइन L पैरेलल टू लाइन M। एक और फिगर में बना के दिखा देता हूं आपको। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर माना एक लाइन ये थी जो कि लाइन L बोल रहे हैं आप, एक लाइन ये है जो कि जिसको आप लाइन M बोल रहे हैं, इसको लाइन L बोल रहे हो, इसको लाइन M बोल रहे हैं, और इसको एक ट्रांसवर्सल आके फिर कट कर रही है। ये ट्रांसवर्सल जिसको आप N बोल रहे थे, ट्रांसवर्सल है, ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसवर्सल। तो फिर से दोबारा अगर एंगल में बनाऊं, इसको अगर एंगल नंबर 1 मार्क कर दूं, इसको एंगल नंबर 2 मार्क कर दूं, इसको एंगल नंबर 3 मार्क करूं, इसको एंगल नंबर 4 मार्क करूं, ये 5 हो गया, ये वाला 6 हो जाना चाहिए, ये वाला 7। आप नंबर बदल भी सकते हैं बेटा, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि नंबर यही डाल दें। नंबरिंग आप अपने हिसाब से करेंगे, आप उसी फिगर में देख करके करेंगे। अगर ऐसा हो, ये लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल, अगर ये लाइन और लाइन पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, उस समय के लिए उसके अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसका नाम एंगल 3 का जो अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 5 होगा। ऐसी केस में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट एंगल है। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होना चाहिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 के इक्वल होना चाहिए। एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल एंगल 7 लग रहा है,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 के इक्वल आएगा। एंगल 4 का जो अल्टरनेट एंगल लग रहा है वो एंगल 6 लग रहा है। एंगल 4 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल होना चाहिए, और सबके सब क्या है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। उसका उल्टा भी तो होता होगा बेटा, इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर कहीं ऑल्टरनेट एंगल को हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो लाइनें क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, बोला इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब, अगर एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है, और एक लाइन आपकी ये है, इस लाइन को आपने ए बी मार्क कर दिया, इस लाइन को सी डी मार्क कर दिया, और इस लाइन को ई एफ से मार्क कर दिया। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन। कहने का मतलब, इफ आपकी ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन, ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, एंड जो ये ई एफ लाइन है ना, दिस ई एफ लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। कहने का मतलब समझ रहे हो आप ना, इफ टू लाइंस, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है। कहने का मतलब ये दो लाइनें सेम लाइन के पैरेलल है। ये बोला ना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर दो लाइनें किसी सेम लाइन के पैरेलल होती है, ऐसी कंडीशन में वो सबकी सब लाइनें आपस में क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ऑल दीज लाइंस, दिस ए बी लाइन पैरेलल टू दिस सी डी लाइन पैरेलल टू दिस ई एफ लाइन। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर दो लाइनें किसी सेम लाइन के पैरेलल अगर होती हैं तो वो सबकी सब लाइनें आपस में क्या हो जाती हैं बेटा, पैरेलल हो जाती हैं। मतलब ये वाली ए बी लाइन सी डी के पैरेलल थी, ई एफ लाइन भी सी डी के पैरेलल थी, मतलब ये लाइन और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी। तो ऐसी कंडीशन में ये लाइन और ये लाइन सब आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे ये कोई ट्राइंगल है जिसका नेम आपने बोल दिया एबीसी। एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल था, इसका ए पॉइंट पे ये वाला एंगल बन रहा है, बी पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है, सी पॉइंट पे ये वाला एंगल बन रहा है। कहने का मतलब, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम आता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मुझे यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बेटा आपको बात? एक चीज बताइए बेटा, आपको ये ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये समझ में आया? अगर आप अच्छे से समझ गए ना, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो आप आराम से बैठ करके देख लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी एक्सरसाइज आप बिना किसी की हेल्प के भी बना दोगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा तो इसको शेयर जरूर कर, इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो बेटा, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, कोई भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव को शेयर भी करा दीजिए, उससे उनका तो फायदा होगा ही होगा, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा बेटा। और मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं सब्जेक्ट के तो आपके लिए बनाता ही बनाता हूं, इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन और शॉर्टकट्स, कई सारे कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स के वीडियोज भी मैं बनाता रहता हूं। उसको आप देखिए, उसका आनंद लीजिए, और जो है मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू बेटा।